हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, आज हमने इकोनॉमिक चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 लेके आए थे। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है कि द स्टडी प्लेस में आपका स्वागत है फिर से। ठीक है, और इस चैनल को जो है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आइए आप पढ़ते हैं चैप्टर 2 में क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। पहला है कि राष्ट्र आय की गणना में कठिनाइयाँ। राष्ट्र आय में गणना करने में कठिनाइयाँ, जैसे कि आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयाँ आती है। दूसरे है दोहरी गणना की संभावना बढ़ जाती है। मूल्यों को मापने में कठिनाइयाँ आती है। यानी आपको राष्ट्रीय आय में जो है कि वो 3 तरह की परेशानी होती है, जो इस प्रकार है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। पहला है आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयाँ कैसी होती है, इस बारे में हम जानते हैं। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है ना, जिसकी आबादी 144 करोड़ है वर्तमान के अनुसार। जिसके अनुसार कितना है, 144 करोड़ है। ठीक है, कितना है जनसंख्या, लगभग 100 है ना, 44 करोड़ है। ठीक है, और यहाँ सभी लोगों की आंकड़े जुटाने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, जिससे हम सही आंकड़ा नहीं जुटा सकते। बात सही है, हर साल, हर 6 महीने, हर 2 महीना में क्या होती है, आंकड़ा चेंज होते रहता है। 144 से 1 साल के बाद जो है कि 1 साल के बाद इसका आंकड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंकड़े जुटाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसलिए जो है कि हर 10 साल में जनगणना की जाती है। ठीक है, तो 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि एक जो आंकड़ों को करने में जो है कि कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोहरी है ना गणना। ये क्या है, दोहरी गणना की संभावना। कभी कभी एक आदमी का आंकड़ा 2 बार करना पड़ जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय क्या होती है, बढ़ जाती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति अगर बिहार से है तो वो दूसरी जगह चला जाएगा, तो उसको जो है कि 2 बार गणना पड़ता है। तो गणना करने से क्या होता है, उसकी राष्ट्रीय आय क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहली आंकड़ों को एकत्रित करने में इस तरह समस्या आती है, दूसरी जो इस प्रकार समस्या आती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट में क्या है, मूल्यों को मापने में कठिनाइयाँ होती है। मूल्यों को मापने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। भारत में वस्तुओं और सेवाओं का मूल स्थान पर अलग अलग होता है, जिसके कारण उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापने में कठिनाई आती है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ, भारत एक विशाल देश है, जहाँ पर जो है कि 28 राज्य है। 28 राज्यों में जो है कि हर जगह का वस्तु का रेट एक जैसा नहीं होता, मूल्य एक जैसा नहीं होता है। हर जगह का रेट कैसा होती है, सामान का रेट कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगर बिहार में जो है कि 110 रुपये पेट्रोल मिल रही है, कितना, 110 रुपये, तो अन्य राज्य में क्या होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, 115 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कि उन वस्तुओं को, सेवाओं का मूल्यों को मापने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। तो इस प्रकार हम तीनों चीज़ के बारे में हम पढ़ लिए, है ना। जैसे दिया गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाइयाँ, 3 प्रकार की कठिनाइयाँ होती है ना। आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाइयाँ, दोहरी गणना की संभावना, और मूल्यों को मापने, है ना, कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना, जो इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, प्यारे बच्चे, समझ में आ गया ना इसको। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तीसरा स्टेप पॉइंट पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका फॉर्मूला इस अनुसार जो है कि करते हैं, राष्ट्रीय की आय और बटे जो है कि देश की कुल जनसंख्या से, दोनों जो भाग देने पर जो शेष आता है वह क्या कहलाएगा, पर कैपिटा इनकम कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह कहा गया है कि राष्ट्रीय आय जब देश की कुल जनसंख्या का है
कुल जनसंख्या है। ठीक है, भाग देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं। जो भागफल प्राप्त होता है, क्या होता है, जो भागफल प्राप्त होते हैं उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जो इस प्रकार सॉल्व करते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एक क्वेश्चन है, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्न है कि गरीबों के, है ना, दुष्चक्र की धारणा बताइए। गरीबों के दुष्चक्र के बारे में बताइए। गरीब ही गरीबों को जन्म देता है, यह कथन प्रसिद्ध अर्थशास्त्र, है ना, नेग्राड नकर्स गरीबों के क्या कहते हैं कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि गरीब इसलिए गरीब है, इसलिए गरीब है, उनमें गरीबी है, क्या है, गरीबी है, और गरीबों के कारण उनकी आय कम है, उसकी आय क्या है, कम है ना, और शिक्षा और अज्ञानता, उसके पास ना कोई नॉलेज है और ना कोई उसके पास तकनीकी है, के कारण बच्चों की पैदाइशी अधिक होता है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। उसकी अगली पीढ़ी क्या होती है, अधिक गरीब हो जाती है। गरीबों का बच्चा, है ना, गरीबों का यह कुचक्र लगातार चलता रहता है। इसका मतलब यह है कि गरीब ही गरीब को जन्म देता है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, गरीब ही गरीब को जन्म देने, जो गरीब ही, है ना, गरीब को जन्म देता है, ये कथन किसने कहा था? इसका नाम है, क्या नाम है, नेग्राड नकर्स। ये इन्होंने जो है कि गरीब ही गरीब रहता है ना, ये इसका क्या दिया था, कथन दिया था। इसका क्या दिया था, कथन दिया था। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ गया ना? इस स्टडी प्लेस में ये आपका जो है कि इस ये इकोनॉमिक का सेकंड चैप्टर लगभग सॉल्व हो गया है। आइए हम क्या बोलते हैं इसको, VVI यानी इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, MVI जितनी भी ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग अवश्य लिख लीजिएगा और याद कीजिए। बोर्ड जो है कि आपको यहीं से पूछेगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? वित्तीय वर्ष कब होता है, यानी भारत जो देश है वो वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक, यानी उसका जो ईयरली होता है वो कब से कब तक चलता है, कब से कब तक चलता है, वो इसके बारे में जानेंगे। क्या वह 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलते रहता है, या 1 जुलाई से 3 जून तक चलते रहता है, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलते रहता है, या 1 सितंबर से 30 अगस्त तक चलते रहता है? ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं एक तरह का सेशन मानिए, है ना, जो साल भारत का जो कि साल का जो कि चेंज होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, भारत के वित्तीय वर्ष। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, C नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्राथमिकता प्रभावित करता है, प्रभावित करते हैं ना, मतलब कहने का अर्थ हुआ, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? क्या वह राजकीय हो जाएगा, क्या वह राष्ट्रीय आ जाएगा, या प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। एक होता है राजकीय, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है प्रति व्यक्ति आय। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमारे जीवन क्या बनाता है, आसान बनाता है। आइए आप इसको सॉल्व करते हैं, है ना। पहला क्या है, राजकीय, दूसरा क्या है, राष्ट्रीय, और तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय, चौथा क्या, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, तो सही आंसर क्या होगा, है ना, C नंबर। सही आंसर क्या होगा इसका, C नंबर, यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जितना ज़्यादा रहेगा उस देश का उतना ग्रोथ होगा, साथ ही साथ क्या होंगे, उसका भी इनकम बढ़ेगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में भारत में प्रति व्यक्ति, है ना, सबसे कम किस राज्य में है? ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है कि, है ना, किस राज्य में है प्रति व्यक्ति आय? यहाँ पे क्या होगा बाबू, है ना, आय किस राज्य में है? भारत में कुल 28 राज्य है, आप सभी जानते हैं, है ना। सभी राज्य का प्रति व्यक्ति आय सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है ना।
ठीक है, क्या वह गोवा है, क्या वह बिहार है, क्या वह पंजाब है, क्या वह महाराष्ट्र है। समझे, प्रति व्यक्ति आय मतलब वह व्यक्ति के पास जो अधिक से अधिक क्या हो, इनकम का स्रोत हो, इनकम क्या हो, स्रोत हो। क्या वह गोवा है या बिहार है या पंजाब है और महाराष्ट्र है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम या क्या कर रहा है, सबसे कम, सबसे कम तो आप जानवे करते हैं बिहार है। क्या ये बिहार, बिहार से क्या है सही आंसर, बिहार से क्या है सही आंसर, आंसर नंबर 20 का सही है, क्योंकि बिहार में तो कुछ है नहीं, एक सिर्फ कृषि है। क्या है यहाँ पे, कृषि, कोई खनिज वगैरह सब नहीं यहाँ पे, ना ही कोई उद्योग है। समझे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाते हैं, है ना, क्या कहलाएंगे, जिस देश की आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएंगे, है ना। इससे पहले आप लोग को, है ना, बुक में पढ़ाए थे विकसित, अविकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। आप लोग जो पढ़ाए थे हम विकसित, है ना, अविकसित, या आप इसको विकासशील बोलिए या फिर विकसित बोलिए, ठीक है। इसको विकासशील भी बोल सकते हैं, है ना, इसको विकसित तो है ही, ठीक है। विकसित और विकासशील में आप लोग को समझाए थे, विकसित वह देश होते हैं जहाँ संपूर्ण रूप से क्या हो, हर चीज़ में पूर्ति हो, हर चीज़ का क्या हो, पूर्ति हो, चाहे वो इकोनॉमिक में हो, है ना, या क्या बोलते हैं उसको, उद्योग में हो, हर चीज़ से क्या हो, पूर्ति हो, वह देश क्या होगा, विकसित है। साथ ही साथ उस देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा हो, उस देश में क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकसित कहलाएंगे। और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम हो और जहाँ उद्योग धंधा कम हो उसको बोलते हैं अविकसित। क्या बोलेंगे उसको, अविकसित। तो इसी समझ में आ गया बच्चों की इसका आंसर क्या होगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वह देश क्या कहलाएंगे, फिर तो आप सभी जानते हैं, तो क्या कहलाएंगे, विकसित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विकसित कहलाएंगे। इसका सही प्रश्न क्या होगा बाबू, ए नंबर सही है। दूसरा, ये बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, ठीक है। अब बिहार के बारे में जानवे करते हैं कि बिहार जो है कि वह कृषि ही एक प्रधान है, बाकी सब चीज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उद्योग भी नहीं है तो कोई खनिज भी नहीं है। तो इसका हम सॉल्व करेंगे कि है क्या, है ना। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय, है ना, सर्वाधिक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्वाधिक है। क्या है, सर्वाधिक। क्या वह पटना है, क्या वह गया है, क्या वह नालंदा है, या इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए इसका। तो सही आंसर क्या होगा, पटना। क्या होगा, पटना। इसका ए नंबर क्या है, सही है। क्या है, सही है। अब नेक्स्ट में आते हैं, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्या कह रहा है, कम है, सबसे कम है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे बिहार के बारे में, ठीक है, उसी प्रकार अब बिहार के किस जिले में सबसे जो है कि प्रति व्यक्ति आय कम है। क्या वह शिवहर है, क्या वह पूर्णिया है, क्या वह कटिहार है, क्या वह मुंगेर है। क्या वह क्या है, मुंगेर है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या वह शिवहर, एक नंबर आंसर सही होगा। क्या होगा इसका, एक नंबर सही होगा, एक नंबर क्या होगा, सही होगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, कौन करता है नहीं, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करेगा, जो उसको काम दिया जाता है कि आपके राष्ट्र में, आपके राज्य में जो है कि आपके देश में कितना जो है कि प्रति व्यक्ति आय है, जीडीपी है, एनएपी है ना, ये सभी को गणना करने वाला एक संस्था होती है जिसका नाम क्या है, आगे पढ़ते हैं। क्या वह केंद्र सांख्यिकी संगठन है, क्या वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या वह वित्तीय विभाग है, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद है, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा, है ना, केंद्र सांख्यिक संगठन, जिसको बोलते हैं CSO, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका सही आंसर है। ए नंबर क्या है इसका सही नंबर, है ना। आइए 7 नंबर पे आते हैं। केंद्र सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जो चीज आप लोगों को बताया अभी कि केंद्रीय सांख्यिकी जो है कि आय को गणना के लिए किया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में जानें। क्या 1950 में हुआ, क्या 1956 में हुआ, क्या 1954 में हुआ, क्या 1960 में हुआ। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या होगा बाबू, 1950 होगा, है ना, कि 1956 होगा या 1954 होगा, 1960 होगा। सही आंसर क्या होगा बाबू, 1954। क्या होगा इसका आंसर,
54, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। सी नंबर क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? किसने लगाया था, है ना? अरे भारत जो देश है उसका राष्ट्रीय आय का सबसे प्रथम जो है कि अनुमान लगाने वाला व्यक्ति का नाम बताइए, कौन था? कौन था? ठीक है, समझे? क्या वह महात्मा गांधी थी? क्या वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? क्या वह सरदार पटेल थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे? दादा भाई नौरोजी थे, है ना? इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? दादा भाई नौरोजी। क्या था, कौन है? दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर है। डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है कि ये जो है कि इसमें क्या बोलते हैं, भारत जो है कि अंग्रेजों के गुलाम था और किसी को पता नहीं था हमारा देश का इकोनॉमी क्या है, जीडीपी क्या है। इन्होंने पहली व्यक्ति थे जिसका नाम दादा भाई नौरोजी, इन्होंने बताया देश के कि भारतीय राष्ट्रीय की, है ना, सर्वप्रथम अनुमान लगाया और कहा कि इस देश में जो है कि इकोनॉमिक का समस्या हो रही है, इस सभी को जनता के जानना जरूरी है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है? गरीबों को चक्र की धारण या धारणा किसने दी? धारणा किसने दी? जी अभी आप लोग को बताया कि गरीब ही गरीब को जन्म क्यों देता है, इसका परिभाषा है ना, जो देने वाला व्यक्ति है, क्या वह साइमन कुज़नेत्व है? क्या वह अल्फ्रेड मार्शल है? क्या वह काउंट्स है? क्या वह रेगनर नकर्स है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, जो अभी आप लोग को बताए थे। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट आइए। वर्ष भर में किसी देश अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कुल मात्रा को क्या कहते हैं? क्या वह प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा? क्या वह औसत आय हो जाएगा? क्या वह राष्ट्रीय आय हो जाएगा? या इनमें से कोई नहीं होगा? इसका आंसर क्या होगा बाबू? बताओ, है ना? इसका आंसर क्या होगा? क्या प्रति व्यक्ति आय कहलाएंगे, या औसत आय कहलाएंगे, या राष्ट्रीय आय कहलाएंगे? इसका सही आंसर बताइए बच्चों। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर? क्या होगा, है ना? राष्ट्रीय आय। इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय, है ना? नेशनल इनकम। क्या होगा? नेशनल इनकम आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड, है ना, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, पॉवर्टी एंड, है ना, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है ना, पुस्तक है, उन्होंने किसने लिखा? क्या वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी? क्या पीसी महालक्ष्मी ने लिखी? क्या प्रोफेसर मार्शल ने लिखे? क्या प्रोफेसर प्रिंस ने लिखे? है ना, प्रोफेसर ने लिखी। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। इसका ए नंबर राइट है। इसका क्या है? ए नंबर। तो मैं पुस्तक ने क्या लिखा? दादा भाई नौरोजी। आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर 12। 3 नंबर से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को जोड़कर मूल्यों को जोड़कर, है ना, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्या वह आय विधि है? क्या मूल्य योग विधि है? क्या व्यय विधि है? इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर क्या होगा, है ना? सही आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा, है ना? नंबर से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? क्या वह आय विधि होगी? क्या मूल्य योग विधि होंगे? या व्यय विधि होंगे? ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर बाबू? सही आंसर क्या होगा? मूल्य योग विधि होगा ना? क्या होगा? व्यय योग विधि। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। भूमि का, है ना, परिश्रमिक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? ठीक है, यानी भूमि से जो आप परिश्रम करके दूसरे को देते हैं उसको हम क्या कहलाएंगे? क्या वह ब्याज कहलाएंगे, या मजदूरी कहलाएंगे, या लाभ कहलाएंगे, या लगान कहलाएंगे? क्या कहेंगे? लगान कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आप जिस मिट्टी पे या जिस धरती पे आप खेती करते हैं उसे आप
है ना, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या वो ब्याज बोलेंगे या मजदूरी बोलेंगे या लाभ बोलेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, डी नंबर। हम क्या देते हैं इसको, लगान देते हैं, क्या देते हैं, लगान देते हैं, क्या देते हैं इसको, लगान। सही नंबर क्या होगा, सही आंसर डी नंबर होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है, किससे है ना, किससे है, क्या उत्पाद के लिए है, क्या आय के लिए या व्यय के लिए, इनमें से सभी के लिए। यानी चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है, चाहे उत्पाद से है, क्या आय से है, या व्यय से है, क्या ये व्यय से। इसका सही आंसर होगा तीनों से होता है। किससे होता है, उत्पाद से भी होता है, आय से होता है, व्यय से होता है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर से। सही आंसर क्या होगा बाबू, डी नंबर इसका सही है। तो डी नंबर क्या है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है, इसका क्या है, मूल्य शामिल है, ठीक है। क्या वह एनडीपी है, क्या एनएनपी है, या जीडीपी है ना। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, इनमें से क्या होगा, सभी होगा। इसमें क्या होगा, सभी होगा। इसमें क्या होगा, तो इनमें से किस में मूल्य ह्रास का, है ना, मूल्य शामिल है, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय क्या थी, प्रति व्यक्ति आय क्या थी, क्या 22.55 रुपये थे, क्या 25.494 रुपये थे, क्या वह 6.610 रुपये थे, क्या वह 54 है ना 850 रुपये थे, 850 रुपये थे। मतलब कहने का अर्थ हुआ सन 2008 में जब प्रति व्यक्ति आय निकाली गई, है ना, तो इसके अनुसार बताया गया कि, है ना, पूरे भारत में जो है कि हर व्यक्ति को कितना है मालूम है, 25.494, कितना है, 494। सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। सही आंसर क्या होगा बाबू, बी नंबर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, है ना। जैसे 1950 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। मतलब 1950 में एक सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा एक गठित राष्ट्रीय आय का जो है कि गठित किया गया, समझे, वो उसको अध्यक्ष बनाया गया, वो कौन व्यक्ति थे। क्या वह पीसी महल नौबिस थे, क्या वह दादा भाई नौरोजी थे, क्या वह MS है ना स्वामीनाथन थे, या साइमन कुजनेस थे, क्या थे, साइमन कुजनेस थे, ठीक है। 17 नंबर क्या है, 17 नंबर का आंसर बताते हैं, है ना, क्या थे वह, है ना। ये इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, है ना, क्या होगा, पीसी, क्या होगा, पीसी महल नौबिस ने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आय किस प्रकार के श्रम का परिणाम है, श्रम का परिणाम है, क्या वह शारीरिक है या मानसिक है या मनोरंजक है, क और ख एवं दोनों है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा बाबू, इसका डी नंबर, क्या होगा, डी नंबर सही है। शारीरिक भी है और मानसिक भी है, शारीरिक और मानसिक दोनों है, ठीक है। आइए आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। उत्पादन के किस संसाधन का परिश्रमिक, है ना, लाभ आय यानी लाभ होता है। परिश्रमिक क्या है, लाभ होता है, क्या वह साहस से या श्रम से या पूंजी से या भूमि से। मतलब कहने का अर्थ हुआ कोई भी व्यक्ति जो उत्पादन करेगा उसको, उससे पहले उसको क्या होना, सहनशील होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सहनशील, सहने की क्षमता, सहने की क्षमता। ऐसा नहीं कि अगर वह सहने की क्षमता अगर नहीं रहेगा तो कोई भी परिश्रम वो नहीं कर सकता। तो वही है उत्पादन के किस संसाधन का परिश्रमिक आय यानी लाभ होता है, तो साहस होगा, क्या होगा, साहस। उसको, है ना, पैसेंस बना के रखना पड़ेगा तो वह आगे कामयाब हो सकता है, नहीं तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए उसे क्या होना चाहिए, पैसेंस बना रखना, जिसको बोलते हैं साहस। इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का, है ना, सृजन, क्या ये सृजन होता है, क्या वह उपभोग द्वारा, क्या वह विनिमय द्वारा, या वितरण द्वारा, या उत्पादक क्रियाओं द्वारा, उत्पादक क्रिया द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय आय का, है ना, सृजन होता है। राष्ट्रीय आय के लिए वो कौन सा कार्य करेंगे, जो इस सभी के बारे में, है ना, चर्चा करते हैं। क्या उपभोग द्वारा होता है, क्या विनिमय द्वारा होता है, क्या वितरण द्वारा होता है, या उत्पादक की क्रिया द्वारा होता है, क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, उत्पादक क्रिया द्वारा, उत्पादक क्रिया द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, डी नंबर इसका सही आंसर है। डी नंबर क्या है, सही आंसर है ना। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, ठीक है। क्या वह सरकार की आय, क्या वह उत्पादन के साधनों की आय है, क्या वह सार्वजनिक उपक्रमों की आय है, क्या वह पारिवारिक आय है, क्या वह पारिवारिक आय। यानी राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, वैसा आय जो अपने लिए भी हो और राष्ट्र के लिए हो, जिसको हम जीडीपी लिए और अपने लिए भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइए आप समझते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, उत्पादन के साधनों की आय, क्या सार्वजनिक उपक्रमों की आय, या पारिवारिक आय, या सरकार की आय। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा बाबू, बी नंबर। सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन की साधनों की आय। सही आंसर बी नंबर होगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ना। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। आर्थिक दृष्टिकोण से है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या वह सहज होंगे, क्या वैज्ञानिक होंगे, क्या व्यवहारिक होंगे, इनमें से सभी होंगे, क्या इनमें से सभी होंगे। मतलब कहने का अर्थ, जब आप राष्ट्र के लिए आय के लिए जब उत्पादन करेंगे, है ना, तो वो किस प्रकार जो है कि विधि अपनाएंगे जो आर्थिक दृष्टि से आप संपूर्ण तैयार रहेंगे, ठीक है। और आपको सहनशील भी होना पड़ेगा, और वैज्ञानिक तकनीकी भी लाना पड़ेगा, और व्यवहारिक, यानी व्यवहारिक मतलब होता है मिलजुल के आपको करना पड़ेगा, आप सक्सेस हो गए, नहीं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, दो, डी नंबर। सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। सही आंसर क्या होगा, डी नंबर, है ना। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ना। चलिए क्या है, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है, इसमें वर्तमान मूल्य पर, या स्थिर मूल्य पर, या क एवं ख दोनों पर, या इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं, क एवं ख दोनों पर होता है। राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है, क्या वह वर्तमान मूल्य पर या स्थिर मूल्य पर। बात सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, दोनों होगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर होता है ना, किसी भी राज्य के, ठीक है, नागरिकों का जीवन जो स्तर होता है वो किस पर निर्भर रहता है, वही चीज कह रहा। क्या वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, क्या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक में, क्या क एवं ख दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक नागरिक को घर को चलाने के लिए उसका जीवन स्तर क्या होना चाहिए, वह इस प्रकार है, क्या है, वह इस प्रकार है ना, सकल राज्य के घरेलू उत्पादक और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादक। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। इसका क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बिहार की आय में, है ना, सर्वाधिक योग्यता होता है, सर्वाधिक योग्यता होता है जी। जो हम आप लोग को बताए थे पहले कि बिहार में तो कुछ है नहीं, तो एक बचा हुआ क्या है, कृषि है, एक बचा हुआ क्या है, कृषि है ना। तो जो इस प्रकार, क्या वो औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ोतरी करेगा, क्या वह कृषि क्षेत्र में औद्योगिक बढ़ावा करेगा, क्या वह सेवा क्षेत्र में करेगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। बिहार जो आय है वो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है, वह कृषि से ही होता है। किससे होता है, कृषि से ही होते हैं, कृषि से ही होते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका क्या लास्ट क्वेश्चन था। क्या बच्चों ये कैसा लगा आपको ये वीडियो देख करके, है ना। अच्छा लगा तो इसको कमेंट करें, और इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्त और पूरे परिवार को, ये चैनल को जरूर भेजें, ठीक है। और मेरा चैनल का नाम द सिटी प्लेस है, ठीक है। और इस चैनल में जो है कि हर टीचर जो है कि अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट हर टीचर पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।